सबको गुड इवनिंग। आज हम लोग झारखंड बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत केमिस्ट्री के लिए कुछ एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी विषय का और उसके बाद फिर फिजिक्स का एमसीक्यू का प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग केमिस्ट्री का करने वाले हैं। ये एमसीक्यू जो है एग्जाम में रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है, इसलिए आप सब इससे ध्यान से देखें, समझे। अगर आप इसको आसान कुछ समय देकर एक बार देख लेते हैं तो काफी हद तक केमिस्ट्री की तैयारी आपके दिमाग में आ जाएगा और उसके बाद आप सब्जेक्ट की तैयारी कर लें तो केमिस्ट्री अच्छा तैयार हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। तो कहते हैं संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, एक यौगिक टूटता है, दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है और धातु विस्थापित होते हैं। तो इसमें जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, दो या उससे अधिक अधिक पदार्थ जो होते हैं वो मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और एक यौगिक टूटता है, इसमें वियोजन अभिक्रिया होगा, तो ये आपका हो गया संयोजन। ये हो जाता है वियोजन अभिक्रिया। आयनों का आदान प्रदान को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अंतिम में धातु विस्थापित होते हैं जिसमें उसको विस्थापन अभिक्रिया। आपका सही जवाब हो गया बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो है आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, नहीं सॉरी जल है, ये अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। और इस अभिक्रिया में साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इसका जो क्या है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें दो अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। तो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये अगर ऑप्शन में देखिएगा तो ये संयोजन अभिक्रिया है। पर थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो उत्पाद बनता है उसके साथ ऊष्मा भी मुक्त होता है। तो अगर ऑप्शन में ऊष्मा छिपी रहे तो इसे ऊष्मा छिपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट देख रहे हैं, जहां अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक वियोजन अभिक्रिया हो गया। ये किस तरह का अभिक्रिया हो गया, ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। तो वियोजन अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा जो प्रदान की जाती है वो ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में और विद्युत के रूप में। अगर ऊष्मा के रूप में देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ हम लोग गर्म कर रहे हैं तो ये बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसको सूर्य प्रकाश में हम लोग में रख देते हैं, सनलाइट में रख देंगे तो सिल्वर और उससे क्लोरीन गैस की गंध बाहर निकलेगी। अब विद्युत है, जैसे जल है, जल का विद्युत अपघटन करते हैं हम लोग, जल का हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं तो हमको हाइड्रोजन और क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। और इसका जो अनुपात होता है, दो अनुपात एक होता है, हाइड्रोजन 2 हिस्सा और ऑक्सीजन 1 हिस्सा। तो इस तरह यह एक वियोजन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया का वो भी चलेगा। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया सामान्यतः होती क्या है, अभी तुरंत के ऊष्मा प्रकाश और विद्युत, ऊष्मा प्रकाश और विद्युत से
विभाजन अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया में ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होता है, अभिक्रिया के बाद हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है और उसके बाद जो श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसके बाद हम लोग ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसलिए हम लोग श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है ये तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दिखा रहा है। ये प्रकाश संश्लेषण, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल उपस्थिति में यहाँ ग्लूकोज बन रहा है। तो ये कैसे अभिक्रिया है? तो इसमें ऊर्जा प्रदान की जा रही है, ऊर्जा प्रदान की जा रही है। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए हम लोग को ऊर्जा देना पड़ता है, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो श्वसन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण। सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक टर्म था यहाँ प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक यहाँ कौन सा है? ये प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और ये प्रकाश संश्लेषण जो है वो कैसे अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अभिक्रिया कराने के लिए हमको सूर्य प्रकाश ऊर्जा के रूप में जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी तुरंत देखें, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील वाले धातु को वहां से हटा देते हैं। जैसे अगर हम लोग आयरन लेते हैं, आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या करता है? कॉपर को अलग कर देता है और बना देता है आयरन सल्फेट। इसका कलर जो होता है हरा रंग का हो जाता है। और ये हरा, ये इसका रंग पहले क्या रहता है? नीला रंग का, कॉपर सल्फेट। और यहाँ कॉपर धातु विस्थापित हो जाता है, तो ये अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील कौन? आयरन अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाले धातु से उसको हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका अन्य उदाहरण है जिंक कॉपर सल्फेट का भी उदाहरण हो सकता है, जिंक सल्फेट कॉपर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अभिक्रिया जिंक कार्बोनेट, फिर से वही आगे, तो इसमें विस्थापित किया जा रहा है ना? कॉपर क्या हो जा रहा है? विस्थापित हो जा रहा है। तो ये कैसे अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? वैसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो। जैसे हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, इससे एक उदाहरण ले लेते हैं, है ना? जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड लेते हैं। इसमें क्या होता है? ये अपने समूहों की अदला बदली करते हैं। हम समूह की अदला बदली करते हैं, तो यहाँ से बन जाता है बेरियम सल्फेट और यहाँ से क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड। ये हो गया बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट होता है। तो ये श्वेत अवक्षेप के रूप में बनता है, श्वेत अवक्षेप के रूप में बनता है। ठीक है, तो यहाँ समूहों के अदला बदली होता है, मतलब आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, अपने समूहों की अदला बदली करते हैं और दो उत्पाद बनाते हैं, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। पर इस केस में, इस अभिक्रिया के केस में ध्यान रखिएगा, इस अभिक्रिया के केस में यहाँ जो बेरियम सल्फेट जो बनता है वो श्वेत अवक्षेप के रूप में बनता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया भी
नेक्स्ट अभिक्रिया, फिर से वही अभिक्रिया आ गया जिसका हम लोग ने उदाहरण देखा। ठीक है, उदाहरण देखा बेरियम सल्फेट, ये श्वेत अवक्षेप के रूप में श्वेत अवक्षेप के रूप में बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। थोड़ा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में विस्थापन अभिक्रिया दिया हुआ है, अगर साथ साथ अवक्षेपन भी दिया है, हम लोग अवक्षेपन में टिक लगाएंगे उसको। ठीक है, अवक्षेपन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब है, जैसे नाम है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। जैसे कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ने से क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये हो गया उपचयन, उपचयन की क्रिया हो रही है। ठीक है, उपचयन की क्रिया हो रही है। उपचयन की क्रिया मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए, यहाँ पर वही चीज है, वही उदाहरण है कि कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो ये कैसे अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक लिखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ देखिए, यह दो केस हो रहा है। यहाँ अपचयन क्या हो रहा है, पहले अपचयन हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अपचयन और उपचयन एक साथ हो रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ अपचयन दिखा रहा है, तो ऑप्शन में देख लेंगे तो ये अपचयन लिखा हुआ है, ये अपचयन अभिक्रिया होगा। पर अगर ऑप्शन में अगर रेडॉक्स अभिक्रिया को लिख देता, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण, जिंक ऑक्साइड को कोयले या कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये जिंक ऑक्साइड जो है, इससे ऑक्सीजन हट जाता है और ये बन जाता है कॉपर मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ही देख रहे हैं ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए ये अपचयन हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो गया अपचयन। ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया, हाँ देखिए, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्पष्ट के लिए क्लियर कर दिया। यहाँ देख लीजिए, पहला में ये और ये इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब ये हो गया अपचयन, और ये क्या हो रहा है, उपचयन। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ का नाम लिखिए। उपचयित पदार्थ का नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ठीक है, कॉपर और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, ये हो गया अपचयन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन। तो यहाँ देखिए, जिसका उपचयित पदार्थ, उपचयित, जिसका उपचयित हो रहा है, तो किस चयन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो उपचयित इसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, उपचयन जिसका हो रहा है। और अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ में कौन हो जाएगा, जिसका अपचयन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है, अपचयित पदार्थ हो गया। ठीक है, और अपचयित पदार्थ जो होता है वो अपचायक होता है, याद रखिएगा, अपचायक। और अपचयित पदार्थ जो होता है उपचायक। ये दोनों पूछता है जनरली। ठीक है, तो आपका सवाल में था उपचयित पदार्थ का है, किसका उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ रहा है, तो उपचयित। ठीक है,
नेक्स्ट, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन जो है वो वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है। लोहे में ऐसा क्या होगा, इसको हम लोग संचारण अभिक्रिया कहते हैं। ये उपचयन में भी आता है, और ये संचारण का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अम्ल और क्षारक में आ जाते हैं। अम्ल और क्षारक। अम्ल अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में क्या होता है? अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसके अलावा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन के अलावा हाइड्रोनियम आयन भी होता है। हाइड्रोजन आयन के साथ साथ हाइड्रोनियम आयन भी देता है। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। ये जो तीनों जो है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों अम्ल हैं ये दुर्बल अम्ल है। ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल है, ये दुर्बल है, ये दुर्बल है। ठीक है। ये जो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक, ये है प्रबल। नींबू में पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये हो गया नींबू। ठीक है। रेटनिक अम्ल, इमली, एसिड, सिरका। ठीक है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध दही होता है। तो नींबू में क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। आम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए, लाल कर देता है। आम्ल जो होता है लाल करता है। आम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा, चालक होता है। आम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। ठीक है। इसलिए ये विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। आपका धातु से अभिक्रिया करने पर निकलती है। अम्ल जो होता है, कोई भी अम्ल जो होता है अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। जैसे कोई जिंक को HCl के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो जिंक क्लोराइड और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। याद रखिएगा, कौन सा गैस? हाइड्रोजन। चींटी में कौन सा डंक पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। कौन सा आयन बनाता है? हाइड्रोक्साइड आयन। निम्न में कौन क्षार है ना? क्षार शब्द का प्रयोग क्या है? जल में घुले क्षारक को हम लोग क्षार कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया वो होना चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्साइड हो गया। हाइड्रोक्साइड से पहचान लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जहां आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जहां आ गया, ये हाइड्रोक्साइड शब्द जहां आ गया, ये क्या हो जाएगा? क्षारक।
नेक्स्ट, क्षार लाल लटमस पुत्र को नीला कर देता है। बुझा हुआ चूना, ठीक है, इसको हम लोग बिना बुझा चूना बोलते हैं। बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये संगमरमर कह सकते हैं इसको। ये होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है, मतलब, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिला देंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। ये जो चूना फैलाते हैं बिना बुझा, ये जो होता है बुझा चूना, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा फेमस है, कास्टिक सोडा, कास्टिक कास्टिक करते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्षार का पीएच मान, क्षार का पीएच मान थोड़ा सा देखें। अम्ल, अम्ल है, क्षारक है, उदासीन है। उदासीन का 7 के बराबर, क्षारक का 7 से अधिक, और ये 7 से कम। तो क्षार है तो क्षार का पीएच मान तो 7 से अधिक होना चाहिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? एंटासिड, पेट की अम्लीयता, पेट की अम्लीयता दूर करने में। नेक्स्ट, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। अगर कोई ये क्षारक ले ले, कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया करना है तो ये क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है? ये क्या बनता है? लवण। तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और क्या बनता है? जल बनता है। और इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट, सामान्य रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। पीएच स्केल की सीमा 0 से लेकर कहां तक होता है? 14 तक। 0 से 14 तक। शुद्ध जल का पीए उदासीन होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी। ये सब तो रासायनिक सूचक बोल सकते हैं, फिनोथिलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर। हल्दी, हल्दी क्षार में हो जाता है, कैसा रंग का हो जाता है? लाल हो जाता है। फिनोथिलीन क्षार में कैसा रंग का हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। दांतों का क्षय है जब पीएच मान क्या हो जाए? बहुत कम हो जाए, ठीक है, 7 से कम, 5.5 से कम हो जाता है। पीएच और नाइट्रोजन आयन की सांद्रता में जो संबंध होता है वो उल्टा होता है। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बढ़ेगा, बढ़ता है तो पीएच मान घटता है, ठीक है। पीएच मान क्या? मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। ए का पीएच मान है 3, इसका है 4, बी का 4, सी का
7 और इसका क्या है 10। तो इसमें उदासीन विलयन ये कौन हो गया, उदासीन हो गया। ठीक है, ये 7 से अधिक है, क्षारीय हो गया। कैसा होगा, क्षारीय। 3 और 4 दोनों क्या होंगे, अम्लीय होंगे। दोनों अम्लीय है, दोनों कैसे हैं, अम्लीय। पर अगर आपसे पूछेगा ए बी में कौन अधिक अम्लीय है, अधिक अम्लीय, अधिक अम्लीय, अगर आपसे पूछ से तो याद रखिएगा जिसका पीएच मान कम होता है, मतलब ये जो है अधिक अम्लीय है। ठीक है, जिसका पीएच मान कम होगा वो अधिक अम्लीय होगा। पर क्षारक का केस में मान लीजिए ई है, तो ये 12 है, इसमें दोनों क्षारक है, तो जिसका पीएच मान अधिक है, पीएच मान इसका 12 वाला अधिक क्षारीय। चलिए नेक्स्ट, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा जिसका नाम है धोबन सोडा, धोबन सोडा। तो धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एक्चुअली डेका हाइड्रेट होता है, डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं, वाशिंग सोडा है मतलब धोवन सोडा है, धोवन सोडा तो खाना पकाने में नहीं, कपड़ा धोने में, दवा बनाने में नहीं, कपड़ा धोने में वाशिंग है तो दो लाइन में ही काम आएगा। नेक्स्ट, वाशिंग सोडा का निर्माण किया जाता है कौन विधि द्वारा, यह बहुत ही फेमस है, साल्वे विधि से। वाशिंग सोडा का जलीय विलयन ऐसा होता है, वाशिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय। वाशिंग सोडा का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में होता है, क्योंकि ये क्या करता है, कैल्शियम जो आयन होता है उसको हटा देता है और कपड़े की सफाई करता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग कांच बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। अब आ गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम, सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे याद रखने के लिए केक फूलता है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बेकिंग सोडा में होता है, उर्वरक में, खाना बनाने में, पेट में। बेकिंग सोडा को एंटासिड, प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। एंटासिड पेट की अम्लता दूर करने में। बेकिंग पाउडर बनाता है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। टार्टरिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बेकिंग पाउडर बनाते हैं, और इस बेकिंग पाउडर से ही हम लोग का ब्रेड तैयार है, बेकिंग पाउडर से। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, हाँ अभी तुरंत देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्टरिक अम्ल मिला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब आप इसमें क्या नु रहेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये हो गया, ये जिप्सम हो गया, जिप्सम ठीक है। ये हो गया आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? जिप्सम को 100 डिग्री पर गर्म करते हैं, कैल्शियम सल्फेट ये हो गया जिप्सम। जिप्सम को 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस लगभग ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट होगा और साथ में जल जाता है। तो ये हो गया आपका पेरिस प्लास्टर, पेरिस प्लास्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में मिलाने पर क्या बनाता है? फिर से जिप्सम बन जाता है, फिर से वापस जिप्सम बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या करने में किया जाता है? मूर्तियों को बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जलीय विलयन क्षारीय होगा। जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस की नमी से बचाकर रखा जाता है क्योंकि यह फिर से जिप्सम बन जाएगा। उल्टा अभिक्रिया। अच्छा, उससे पहले एक टर्म और छूट रहा है, ध्यान देंगे, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये बनाया कैसा जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। साथ में हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना को क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ये हो गया आपका, ये हो गया विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का क्या क्या उपयोग होता है? इसका उपयोग क्या क्या में करते हैं? जल का शुद्धिकरण में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल शुद्धिकरण में, नाशक चूर्ण का प्रयोग होता है, कपड़ों, कांच का ब्लीच करने में, विरंजक करने में, ठीक है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है इसको, ये हमको लगता है ब्लीचिंग पाउडर वाला थोड़ा छूट गया था इसलिए हम इसको रिपीट कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु में तो तार खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? धातु की पतली तार में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? तान्यता।
धातु को पीतल बनाने को कहते हैं आघात वर्धीयता। निम्न में कौन धातु का सबसे अच्छा चालक है? ध्यान रखिए, इसमें से तो तांबा है, ठीक है, पर याद रखें विद्युत का सबसे उत्तम या सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक में आता है सिल्वर, चांदी, सबसे अच्छा चालक। दूसरे स्थान पे आता है तांबा, तीसरा आता है एल्युमिनियम, ठीक है, क्योंकि महंगा होता है तांबा की तुलना में इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पारा, होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। धातु है उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। निम्न कौन सबसे हल्की धातु है? देखिए, देखने में तो लोहा भारी है, तांबा भी भारी है, चांदी, सोडियम, सोडियम और पोटेशियम भी होता है। सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम, ये हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, और इसको हम लोग काट सकते हैं चाकू से, काट सकते हैं चाकू से, आसानी से काट सकते हैं इसको, ठीक है, काट सकते हैं चाकू से, हल्का भी होता है। तो वो कौन सा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम, और ये बहुत होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए इसको हम लोग जानते हैं किरोसन में डुबा कर रखते हैं, किरोसन में डुबा कर रखते हैं। किरोसन, सोडियम और पोटेशियम। धातु पर करने पर निकलने वाली आवाज को हम लोग कहते हैं ध्यान। नेक्स्ट, सोना किस कारण से आभूषण बनाने में प्रयुक्त हो जाता है? ध्यान देखिए, धन्यवाद। सबसे अधिक आघात वर्धीय एवं तन्य होता है। नंबर 1 ना, नंबर 2 चांदी, ठीक है। ये दोनों प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला निम्न में से कौन धातु नहीं है? लोहा धातु, एल्युमिनियम धातु है, तांबा धातु है, ये सिर्फ गंधक जो है अधातु है। अधातुएं सामान्यतः क्या होती है? भांगुर होती है। धातुएं सामान्यतः क्या होती है? ये तीनों जो है वो धातु का गुण है, ठीक है, भांगुर होती है। अधातु भी कुछ अलग होता है, अधातु विद्युत का कुछ अलग होता है, पर एक धातु है कौन? एक धातु है ग्रेफाइट। ये अपवाद है, कार्बन का अप्रूप, कार्बन का अप्रूप, कार्बन का दो अप्रूप होता है, एक होता है हीरा और दूसरा जो है वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में कौन अधातु है? ऑक्सीजन, जितने भी गैस है तो ऑक्सीजन अधातु। ग्रेफाइट धातु का चालक होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु प्राय किस अवस्था में पाए जाते हैं?
अधातु तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु उष्मा के क्या होते हैं? कुछ अलग होते हैं। अधातु है लेकिन चमकीला होता है, आयोडीन। ये अधातु है। हम लोग जानते हैं कि जनरली अधातु जो होती है, धातुओं की सतह चमकीली होती है, और आयोडीन एक चमकीली होती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो हम लोग क्षारीय ऑक्साइड भी करते हैं, क्षारीय ऑक्साइड भी करते हैं। कोई भी धातु ले लो, जिंक, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा लो, जिंक ऑक्साइड, इसकी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? क्षारीय। अभी तो हम देखें इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और ध्यान दीजिएगा। कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं, जैसे अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। और धातु ऑक्साइड, धातु की ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय होती है। कहने का अर्थ है, पर यहाँ अपवाद की बात है, कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं दोनों होते हैं। दोनों होती है। और वैसे को हम लोग ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? उभय धर्मी ऑक्साइड। प्रकृति क्या होती है? अम्ल और क्षारीय दोनों होता है। वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, जिसका उदाहरण है, एक है जिंक ऑक्साइड और दूसरा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है, जल्दी से वायु से अभिक्रिया करने लगता है। धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन। धातु जल से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो यहाँ डिपेंड करता है, ये दोनों बनाता है, धातु ऑक्साइड भी बनाता है और धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। तो वो किस स्थिति में अभिक्रिया कर रहा है? गर्म जल से अभिक्रिया कर रहा है, ठंडे जल से अभिक्रिया कर रहा है, या फिर भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है? ठीक है, तो इस पर ध्यान देना होगा। अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन है? सोडियम। सोडियम सबसे क्रियाशील धातु होता है। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील। और सबसे कम जो होता है, सबसे कम, सबसे कम में सोना और एयू और एजी, सोना और चांदी। सबसे कम।
धातु किस आयन को खोकर धनायन बनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करता है, सोडियम के पास 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, ठीक है। और जबकि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्लोराइड आयन बनाता है, और ये रिन आयन होता है। ये कैसा बनाता है, रिन आयन, और ये क्या बनाता है, धनायन। जितने भी धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसलिए धातु को विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। और जितने भी आधातु हैं, आधातु करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको हम लोग विद्युत ऋणात्मक ऋणात्मक तत्व कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, किस आयन को खोकर धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन। की क्रियाशीलता कहलाता है, क्रियाशीलता, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। आधातु क्रिया कर क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तुरंत देखें, अम्लीय ऑक्साइड। आधातु सामान्यतः इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अभी तुरंत देखिए, ग्रहण करते हैं, क्लोरीन को धारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते भैया। चलो आगे देखिए, तो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अभिक्रिया नहीं करते। अधातु के ऑक्साइड जल कर क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर H2SO3 ये हम लोग बनाते हैं। CO2 क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है, ये कार्बन है, कार्बन का ऑक्साइड। कार्बन तो क्या हो गया, क्या है, आधातु, आधातु का ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जैसा अम्लीय ऑक्साइड। आधातु किस प्रकार के बंध में जुड़े होते हैं, हाँ, आधातु हमेशा सात संयोजक बंधन बनाते हैं, आधातु सात संयोजक बंधन। आधातु, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब कोई धातु कोई आधातु के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो जो बंधन बनता है वो बंधन क्या कहलाता है, आयनिक बंधन। क्या कहते हैं उसको, आयनिक बंधन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन,
ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, ये कलेक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये इस तरह का जो बंधन बनता है इसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंधन। इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण, वैसे बंधन को हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। पर आधार, जैसे दो अधातु है, जैसे एक हाइड्रोजन हो गया और एक दूसरा क्या है, क्लोरीन, ये दोनों अधातु है, ये दोनों अधातु है। तो हाइड्रोजन के पास एक, के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन इससे दे भी रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन एक ले भी रहा है। इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करता है, हाइड्रोजन पहले इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, फिर और क्लोरीन भी इस इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेता है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बंधन बन रहा है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनों का जब साझा होता है, इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से जो बंधन बनते हैं, उस बंधन को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक। तो यहाँ आधातु किस प्रकार का बंधन बनाते हैं, तो सहसंयोजक बंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस आयन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक को तो ग्रहण करते हैं, धातु और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं आधातु। पृथ्वी की परत में वाले धातु यौगिक, पृथ्वी की भ्रुपट्टी पे पाए जाने वाले जितने भी धातु यौगिक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और जिस खनिज से धातु प्राप्त किए जाते हैं उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। वह धातु प्राप्त किया जाता है ना, उस समय हम लोग क्या कहते हैं, और अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित शुद्धियां, अयस्क में उपस्थित शुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग। इसका दूसरा नाम है किया जाता है। हम लोग निष्कर्षण में पहुंच गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके प्रसार, अत्यधिक क्रियाशील वाला का तो डायरेक्ट विद्युत अपघटन कर देते, ध्यान देखिएगा। अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और एक होता है कम क्रियाशील, ठीक है। तो अधिक क्रियाशील के लिए क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील में जैसे इसका उदाहरण हो गया सोडियम, ठीक है, सोडियम, सोडियम हो गया, और मैं इसमें आ गया जिंक आ गया, आयरन आ गया, ठीक है, और इसमें पारा आप बोल सकते हैं, मरकरी आ गया, पारा। तो जितने भी तो होता क्या है, ध्यान दीजिए, जितने भी अधिक क्रियाशील है, कुछ उच्च धातु है, जैसे उदाहरण है सोडियम, सोडियम को क्या करते हैं, इसका गलित अवस्था में, गला हुआ अवस्था में गलित, हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट विद्युत अपघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विद्युत अपघटन कर देते हैं, डायरेक्ट विद्युत अपघटन, और हमको शुद्ध धातु प्राप्त होता है, ठीक है। और जो मध्यम जो होते हैं ना, मध्यम का जो काम क्या रहता है कि इससे हम लोग को धातु ऑक्साइड को पहले प्राप्त करना पड़ता है। क्या प्राप्त करना पड़ता है, धातु ऑक्साइड को, ठीक है। तो इसमें हम लोग धातु ऑक्साइड प्रक्रिया करते हैं। एक प्रक्रिया वर्जन,
और एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन। एक होता है वर्जन और एक विस्थापन। जितने भी सल्फाइड आयंस होते हैं उनका वर्जन करते हैं, और जितने भी कार्बोनेट आयंस होते हैं उनका निस्तापन करते हैं। और वर्जन और निस्तापन तापन प्रक्रिया के बाद हमको जो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। पहले मध्यम क्रियाशील वाले जो धातु होते हैं उनसे धातु ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए वर्जन या फिर निस्तापन किया जाता है। तो जितने भी सल्फाइड आयंस रहते हैं उसका वर्जन किया जाता है, और जितने भी कार्बोनेट आयंस होते हैं उसका निस्तापन किया जाता है। और इस प्रकार से जो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, अब उसका क्या किया जाता है? अपचयन किया जाता है। क्या किया जाता है? अपचयन। तो धातु ऑक्साइड का अपचयन करके धातु प्राप्त किया जाता है। धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो अपचयन, और इसके बाद हमको शुद्ध धातु प्राप्त होता है। उसके बाद अंतिम में आता है जनरली ये सल्फाइड आयंस में ही आते हैं, और सल्फाइड आयंस हैं उसका हम लोग क्या करेंगे? वर्जन करेंगे, और वर्जन करने के बाद चयन करेंगे, और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ दो टर्म है, एक वर्जन और एक निस्तापन, है ना। वर्जन और एक निस्तापन, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अत्यधिक क्रियाशील है? तांबा, लोहा, सोडियम। सोडियम। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। हाँ, देखिए अभी तुरंत बता रहे थे। जैसे जिंक ले लेते हैं, जिंक। तो जिंक है, ये सल्फाइड एक्स है, इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दी, ये बन गया, सॉरी सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? 2 मिनट रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग आगे अपने सवाल में। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण क्रिया में क्या होता है? देखिए, विद्युत अपघटन, अभी हम तुरंत देखें कि विद्युत अपघटन किया जाता है किसके लिए? विद्युत अपघटन मतलब जो बहुत अत्यधिक उच्च क्रियाशील धातुओं के लिए, उच्च क्रियाशील धातुओं के लिए करते हैं। ठीक है, देगा। जैसे मान लीजिए हम जिंक का उदाहरण लेते हैं, जिंक सल्फाइड ले लेते हैं, इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मतलब उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं, जिससे हमको जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इस जिंक ऑक्साइड को कार्बन के द्वारा अपचयन कराया जाता है, यह अपचयन की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया क्या होती है? अपचयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और इससे हमको क्या मिलता है? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ से हमको जिंक धातु प्राप्त होता है। ठीक है, तो जितने भी मध्यम क्रियाशील वाले, और एक और रहता है, ये वर्जन है, तो निस्तापन को भी थोड़ा सा बता ही देते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम और CO2। तो यहाँ इस प्रक्रिया में वायु की
वायु के बिना गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, विस्थापन। इसको जानना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, ये कार्बोनेट एक्सो के लिए होता है, कार्बोनेट एक्सो के लिए होता है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, कार्बन के द्वारा अपचयन, अपचयन की प्रक्रिया होती है, यहाँ अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब होता है इससे ऑक्सीजन हटा देना, ये अपचयन हो। चलिए नेक्स्ट, कम क्रियाशील धातुएं पाई जाती है अयस्क के रूप में मुक्त अवस्था में, मुक्त रह जाती है, जैसे सोना और चांदी। नेक्स्ट, जिंक के अयस्क जिंक सल्फाइड साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभी तुरंत बताएं। जिंक सल्फाइड है, ऑक्साइड में बदल रही है, बन रहा है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो इस पर प्रक्रिया का हम लोग क्या कहते हैं, अभी तुरंत बताएं। वर्जन क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, उसको हम लोग वर्जन करते हैं। और वायु के बिना गर्म किया करके धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं निस्तापन। डाइऑक्सो को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बोनेट आयक्स जो होता है, जैसे यहाँ कार्बोनेट आयक्स है, इसको हम लोग बिना ऑक्सीजन का गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनता है, CO2 बनता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निस्तापन। ये निस्तापन कहलाता है। ये ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगाना कैसी प्रक्रिया है, लोहे पर जंग लगाना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। लोहे में जंग लगने का सूत्र जो होता है, हम लोग यहाँ लग सकते हैं, Fe2 आयरन ऑक्साइड गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यशद लेपन, यशद लेपन। दूसरा नाम इसका जस्तीकरण भी कहते हैं, जस्तीकरण, नाम से स्पष्ट है, जस्ता धातु मतलब जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है ताकि जंग ना लगे के लिए। संचारण रोकने की। नेक्स्ट, पेंट लगाने से संचारण रुकता है क्योंकि वायु और नमी नहीं पहुंच पाता है। और वायु, जब कोई धातु के परत पर वायु और नमी के कारण एक परत जम जाता है, जिसको हम लोग संचारण होना कहते हैं, धातु का संचारित होना। और ये संचारण रोकने की विधि कौन सी है, पेंट से हम लोग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, जल में रखना है। ठीक है, ये तीनों संचारण को रोकने की विधि है, संचारण को रोकने के उपाय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत तार कौन से धातु के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, सबसे प्रयुक्त होता है तांबा। ठीक है, तांबा। ऐसे तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, पर चांदी महंगा होता है, इसलिए तांबा का प्रयोग करते हैं। आभूषण बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त सोना, सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए विक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। स्टील, स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है। स्टील, टाटा स्टील नाम सुने, मिश्र धातु। एल्युमिनियम का उपयोग विमान बनाने के लिए में होता है क्योंकि यह हल्का और मजबूत होता है। बर्तन बनाने में भी यूज होता है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं हम लोग।
अच्छा, क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग बैटरी में करते हैं। विद्युत का सुचालक होता है। हीरा किस अधातु का अप्रूप है? कार्बन। कार्बन के दो अप्रूप होते हैं। दो अप्रूप, पहला है हीरा, दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। ये बहुत कठोर होता है, कठोर, बहुत कठोर, और ये विद्युत का सुचालक होता है। मिश्र धातु क्या होती है? ये दो या दो अधातुओं का संगामी मिश्रण होता है। स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील किससे बना होता है? इसमें लोहा, कार्बन और क्रोमियम भी, निकेल और क्रोमियम भी होता है। निकेल प्लस क्रोमियम। पीतल, ब्रास। पीतल क्या होगा? तांबा का ये मिश्र धातु है। तांबा का मिश्र धातु है, तो तांबा के साथ क्या होना चाहिए? माने कॉपर के साथ जिंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये बनता है पीतल। कांसा, ये भी तांबा का मिश्र धातु है, तो तांबे के साथ क्या मिला दो? टीन मिला दो, तो ये कांसा बन जाएगा। मूर्ति बनाते हैं, इससे बर्तन भी बनता है, मूर्ति भी बनता है। स्टेनलेस स्टील का मुख्य रूप से होते हैं लोहा, क्रोमियम और निकेल, और कार्बन भी। थोड़ा सा कार्बन मिलाया जाता है, थोड़ा हल्का पेट्रोल। सोना आभूषण बनाने के लिए शुद्ध रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि शुद्ध वाला जो होता है 24 कैरेट, वो मुलायम होता है। 24 कैरेट सोना मतलब शुद्ध सोना, 100% शुद्ध सोना। 22 कैरेट, 22 कैरेट का मतलब होता है उसमें तांबा या फिर चांदी मिला हुआ होता है। 22 कैरेट सोना ये आभूषण के लिए उपयुक्त होता है। सोल्डर, सीसा और सोल्डर, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सीसा और टीन, टीन का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग सोल्डर, वेल्डिंग क्या बोलते हैं इसको, तारों को जोड़ने के लिए, तारों को जोड़ने के लिए, तारों को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग जिसको कहते हैं, सोल्डर। सोल्डर का उपयोग आभूषण बनाने में, विद्युत तार जोड़ने में। मिश्र धातु सामान्य धातु से क्या होते हैं? अधिक मजबूत होते हैं। ड्यूरेलुमिन ये एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, बहुत हल्का होता है, हवाई जहाज बनाया जाता है इससे, प्रेशर कुकर, हवाई जहाज। निम्न में कौन मिश्र धातु नहीं है? स्टील है, पीतल है, कांसा, तांबा। तांबा ये क्या है? तांबा तो धातु है। तांबा क्या है? धातु। चलिए, तो पहले एक और चीज बताना चाहेंगे, एक और बात है। हाँ, मिश्र धातु की जब बात हो रही है, तो यहाँ एक आ रहा था अमल, अमलगम, अमलगम। यहाँ एक धातु इसकी बात होती है, अमलगम, अमलगम।
अमलगम, अमालगम, अमलगम। एक ये वैसा मिश्र धातु होता है जिसमें एक घटक पारा और कोई अन्य चीज, अन्य अन्य धातु, उसका जो मिश्र धातु तैयार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो ये पारा का मिश्र धातु को ही हम लोग अमलगम कहते हैं। चलिए आ जाते हैं। सही हो गया। चलिए, लास्ट चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, कार्बन सामान्यतः कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कार्बन में ही 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, 4 संयोजक। इसका संयोजकता भी पूछेगा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो भी आपका जवाब क्या होगा? 4। चलिए फटाफट करते हैं। 7 संयोजक बंधन बनते हैं। अभी तो हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन का साझा होने से ये बंधन बनता है। कार्बन के यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं? 7 संयोजक। मीथेन में बंधनों की संख्या, ये मीथेन हो गया CH4, कार्बन 4 बंधन बना दिया, ये हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो बंधनों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3। निम्न में सहसंयोजक यौगिक, ठीक, तो ध्यान रखना जिसमें धातु और अधातु मिलकर बना रहा है, तो ये हो गया आयनिक। इसमें भी धातु है इसलिए ये भी क्या होगी? आयनिक। इसमें भी पोटेशियम है, ये भी धातु है, ये भी क्या हो गया? आयनिक। तो ये जो बच गया ये हो गया, इसमें कोई धातु नहीं है इसलिए यह सही। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक जल में सामान्यतः अघुलनशील होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो जिसमें हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिकों को, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 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 को 2 भाग में बांटा जाता है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। असंतृप्त में 2 भाग में बढ़ता है, एक होता है एल्कीन, दूसरा क्या होता है? एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। जब कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंधन में आता है, तो एल्कीन होता है। जब कार्बन का द्विबंधन होता है तो एल्कीन कहलाता है। जब कार्बन का त्रिबंधन होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो क्या कहलाता है? एल्काइन कहलाता है। आगे इसको और से देखते हैं। तो कार्बन और आगे नेक्स्ट में आ जाते हैं, समय थोड़ा ज्यादा। और एल्केन का सामान्य रासायनिक सूत्र, ये हो गया एल्केन का, ये एल्काइन का, ठीक है, और ये एल्कीन का। ठीक है, ये एल्काइल का, कंफ्यूजन ना करें, एल्काइल का। आपको पूछ रहा है एल्केन का, तो एल्केन का क्या? ठीक है, जैसे C है H4, यहाँ जितना कार्बन की संख्या C2H क्या हो गया? 6। अगर C3 ले हैं तो 3 को डबल करके उसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। C4 है, उसको डबल करेंगे तो 8 8 में 10,
C5H हो गया, ये क्या हो गया 12। इसको हम लोग कहते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, इसके अलावा हेक्सेन बढ़ते जाता है। जितना कार्बन रहेगा उसका जस्ट डबल करके उसमें 2 जोड़ दीजिए तो वो बन जाता है एल्केन। एल्किन, एल्किन का क्या हो जाएगा, इसमें जस्ट डबल होता है। जैसे इसमें पहला जो सदस्य होता है एथीन होता है, एथीन। प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ठीक है, इसमें कार्बन जितना रहेगा उसका जस्ट डबल कर देना। कार्बन इसमें 2 है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 4। इसमें 3 है तो उसका जस्ट, इसमें 4 है ब्यूटेन, ब्यूटेन से ब्यूटीन बन रहा है, 4 है तो ये हो जाएगा 8। ये 5 है तो जस्ट डबल हो जाएगा 10। और ये क्या हो जाएगा 6 है तो जस्ट डबल हो जाएगा 12। तो ये हो गया एल्कीन का सामान्य सूत्र। नेक्स्ट है एल्काइन के बारे में कह रहा है। एल्काइन का क्या होता है, जस्ट कार्बन जितना रहेगा उसको डबल करके उसमें 2 घटा दीजिए। इसमें जो पहला सदस्य जो होता है वो एथाइन होता है। पहला सदस्य क्या होता है एथाइन। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। ठीक है, तो एथाइन के लिए C2 लिख रहे हैं तो उसमें डबल करना है, 2 का डबल करेंगे तो 4, और 4 में 2 घटा देंगे, मतलब डबल किए तो 4, उसमें 2 माइनस हो रहा है तो इसको लिखते हैं C2H2। ठीक है, रिजल्ट में मिल गया C2H2। तो अगर 3 लगा रहे हैं तो डबल कर रहे हैं तो 6 हो गया, 6 में 2 घटा देंगे तो 4। C4 लिख रहे हैं, डबल करेंगे तो 8, 2 घटा देंगे तो 6। C5 अगर डबल लिख रहे हैं तो 8 हो जाएगा। तो ये हो गया एल्काइन के लिए। नेक्स्ट आ जाओ। ज्यादातर श्रेणियों में सदस्यों का अंतर क्या होता है, अभी तुरंत देख रहे थे। ठीक है, जैसे हम एल्केन का लेते हैं, एल्केन में क्या है CH4, C2H6, C3H, S3H8, C4H। यहाँ देख रहे हैं कितना कितना का बढ़ रहा है, CS2 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, CS2 बढ़ते जा रहा है, एक बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा है। यहाँ से हो गया ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं। मीथेन किस श्रेणी का यौगिक, मीथेन तो मीथेन पूछ रहा है, मीथेन तो क्या हो जाएगा एल्केन। एथीन, एथीन उच्चारण होता है। एथीन में क्या होता है, द्विबंधन होता है, कार्बन का द्विबंधन। एथीन लिखते हैं क्या C2H4, कार्बन का डबल बॉन्ड, 2 कार्बन और हाइड्रोजन, 4 बंधन बनाए गए तो 2 बना चुका है, 3 4, 3 4। यह आ गया आपका हाइड्रोजन। ठीक है, द्विबंधन बनता है। कैसा बंधन बन रहा है, द्विबंधन बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथाइन में बंधन कैसे बनता है, एथाइन, एथाइन, एथाइन का होगा C3H, डबल करेंगे तो 6 4 C5। तो 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या बनता है त्रिबंधन। त्रिबंधन बन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड। इसका संरचना सूत्र देख रहे हैं आप लोग। तो एथीन में हो गया, क्या कैसा बनेगा त्रिबंधन। समझाती श्रेणी के यौगिक के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये तो एल्केन है। ठीक है, ये भी एल्केन है। ठीक है, ये भी एल्केन है, पर ये क्या है एल्कीन है। जितने भी एल्कीन
और एल्काइन होते हैं, ये सब क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त। और एल्केन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? संतृप्त। आगे बढ़े। अब अभिलक्षणीय समूह फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल या अम्ल या कार्बोक्सिल अम्ल है। ठीक है, सबसे पहले अल्कोहल का दिखेगा, अल्कोहल का कार्बोक्सिल होता है। ठीक है, जो अम्ल के लिए लिखते हैं कार्बोक्सिल के लिए COOH। ठीक है, और कीटोन के लिए लिखते हैं CO। तो OH किसका हो जाएगा? अल्कोहल। ये किसका अभी दिखा? COH किसका है? तो कार्बोक्सिल है। ये कौन सा हो जाएगा? ये अम्ल का है, ये हो गया एथेनोइक अम्ल। ये हो गया है अल्कोहल। नॉल का उच्चारण हो रहा है ना, नॉल का उच्चारण हो रहा है इसलिए अल्कोहल। ये तो एल्केन है, एल्कोन ग्रुप से, ये एल्कीन ग्रुप का है। ठीक है, अम्ल है, ये कार्बोक्सिल अम्ल है, ये COOH कार्बोक्सिल। आगे बढ़ते हैं। CHO, ये एल्डी, ये कीटोन ग्रुप में आता है, कीटोन, COO कीटोन में आता है। जैसे प्रोपेनोन, प्रोपेनोन है ना, प्रोपेनोन, नॉन का नाम हो रहा है इसलिए CO लगा देंगे। प्रोपेन मतलब कार्बन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो दो, एक इधर लग जाएगा CH3, एक इधर आ जाएगा CH3, तो कार्बन की कुल संख्या क्या होगी? 3। इसका अगर हम लोग संरचना सूत्र बनाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं, C ये हो गया H ये आपका H। ठीक है, एथेनॉल C2H5 में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? C2H5OH। ये कौन सा है? OH क्या होता है? अल्कोहल का होता है। सिरका में पाया जाने वाला क्रियात्मक, सिरका जो होता है वो, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये कार्बोक्सिल अम्ल के श्रेणी में आ रहा है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH3COOH, इसलिए इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट CH3COOH, ये तो आपका हो जाएगा अल्डिहाइड, CHO अल्डिहाइड, अल्कोहल का OH, कीटोन के लिए COH, अम्ल के लिए COOH। CH3CO में उपस्थित यहाँ देख रहे हैं कि तो कीटोन, ये किसका है? CH3CO CH3। ठीक है, ये देखने में लग रहा है कीटोन का होगा, ये कीटोन। ठीक है, इसका नामकरण करना है। नामकरण कैसे करेंगे? देखने में कीटोन हो गया, कीटोन से नॉन का उच्चारण होगा। कार्बन की कुल संख्या कितनी है? कार्बन की कुल संख्या कितनी है? 3। तो 3 से किसका उच्चारण करते हैं? प्रोपेन का, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉन। नेक्स्ट आ जाए, निम्न में कौन अल्कोहल है? अल्कोहल ग्रुप की पहचान क्या होता है? OH रहा है, C2H5, C2H5OH। OH से समझ गए ये कौन है? अल्कोहल। उच्चारण क्या करेंगे इसका? नॉन। और यहाँ देखेंगे कार्बन की कुल संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या जो है, यहाँ कार्बन की है 2, तो कार्बन अगर 2 होता है
तो इसका उच्चारण क्या लिखेंगे? प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा, नहीं, कार्बन की संख्या अगर 2 है तो प्रोपेन का उच्चारण नहीं होता है। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो एथेन, क्या होगा? एथेन। तो ये एथेन और नॉल को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? ये एथेनॉल। क्या तैयार हो जाता है? एथेनॉल। ठीक है, देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ? CH3C OH। OH से पहचान होता है नल का, नहीं नहीं कार्ब नल हो गया ना। अच्छा, नोइक का उच्चारण होता है। क्या का उच्चारण हो गया? नोइक। नोइक अम्ल। प्लस लगा दिया। अब कार्बन की संख्या को कार्बन कितना है? 1। कार्बन की संख्या कितनी है? 2। कार्बन अगर 2 होता है तो उच्चारण क्या करते हैं? एथेन का। यहाँ जोड़ जाएगा नोइक। एथेन जोड़ नोइक अम्ल, हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार यहाँ का ये तो कीटोन का ग्रुप हो गया। कार्बन की संख्या उच्चारण होगा प्रोपेनॉल। ये है कार्बोक्सिल है, उच्चारण क्या होगा? नल का। और कार्बन की संख्या कितनी? 1 2। ये हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 हो रहा है, इसका उच्चारण होगा एथेनल। एथेनल। आगे बढ़ते हैं। ये तो कार्बोक्सिल होता है तो अम्ल होना चाहिए। कार्बोक्सिल है तो उसकी प्रकृति तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? चलिए, अल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH। जैसे अगर कोई लिखिए C2H5 लगा दी उसमें OH लगा दी, ये तो अल्कोहल हो गया। और ये जो है कौन सा हो गया? ये कार्बन की संख्या 2 है तो ये एथाइल। एथाइल बोलेंगे, एथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा एथाइल अल्कोहल। इसको हम लोग कहेंगे एथेनॉल। एथेनॉल। एल्डिहाइड के लिए ये होना चाहिए CHO। कीटोन के लिए डबल होता है, डबल अम्ल के सम R1 2 बीच में रहेगा। ठीक है, कार्बोक्सिल अम्ल का सामान्य R के साथ CH। आप लगा दो CH3COOH लगा दो, आप लगा दो C2H5COOH। यहाँ कार्बन यह तो इसका उच्चारण हो जाएगा नोइक। नोइक अम्ल। अब कार्बन गिन लो, कार्बन कितना है? टोटल 3 3 है, 3 होने से प्रोपेन का उच्चारण, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अम्ल। अब यहाँ देख लो, यहाँ तो वही चीज है, यहाँ कार्बन की संख्या टोटल क्या है? 2 है, इसलिए एथेन प्लस नोइक, एथेन प्लस नोइक अम्ल। तो ये बन जाएगा क्या? एथेनोइक। एथेनोइक अम्ल। ये OH तो अल्कोहल होता है, ये नहीं हो सकता। CHO अल्डिहाइड होता है, अल्कोहल लिखा हुआ, गलती है। हाँ, CO कीटोन है, ठीक है। ये तो क्या एल्किन लिखता है, ये गलत है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? ये तो एथेनॉल का गुण में आ गया। एथेनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एथेनोइक अम्ल बनता है। यार यही ऑक्सीकरण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? वेल्डिंग करने का काम में किया जाता है। एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर बनता है एथेनोइक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सही पहचान कीजिए? फिर से वही पूछ गया। ये तो कार्बोक्सिल है, अल्कोहल नहीं हो सकता है। ये CHO कीटोन है, ये हो गया CHO अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये भी नहीं होगा।
यहाँ देख रहे हैं ये अल्कोहल है, ये अम्ल बता रहा नहीं, ये कीटोन सही हो। एथेनॉल का रासायनिक एथेनॉल, एथेनॉल नाम से ही समझे, एथेनॉल, एथेन मतलब एथेन प्लस नॉल, अल्कोहल के लिए OH और एथेन के लिए लगा 5, जोड़ देंगे दोनों को तो सिर्फ कहता है इन औषधि के रूप में, विलायक के रूप में, सभी के रूप में। एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल बनता है। और एथेनोइक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? इसको एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बहुत फेमस है, एसिटिक अम्ल। सिरका पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इमली में सैट्रिक नहीं, इमली में नहीं, इमली में तो टार्टरिक अम्ल, सैट्रिक संतरा और नींबू में होगा। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा? यहाँ नाम से ही ना, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अम्ल की बात हो रही, तो OH लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एथेनोइक अम्ल, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एथेन का उच्चारण हो रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? ठीक है, तो एथेन जो उच्चारण होता है, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि उच्चारण एथेन का हो रहा है, तो यहाँ एथेन का उच्चारण होने से यहाँ कार्बन का जो संख्या है, कार्बन की संख्या जो है वो 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन की संख्या 3 होना चाहिए। तो एक यूज हो चुका तो बचा 2, C2H5। जैसे आपको लिखना हो, मान लीजिए प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो अम्ल के लिए आप क्या लिख दोगे? COOH लिख दी। आपको नाम आ रहा है प्रोपेन, और प्रोपेन का जो कार्बन की जो संख्या होगी कितनी होगी? 3। एक तो प्रयोग हो चुका तो बचा 2 ही ना, यहाँ लगाएंगे C। ओहो, यहाँ गलती हो रहा है, एथेनोइक अम्ल यहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, यहाँ गलती हो गई। ठीक है, माफी चाहेंगे। ठीक है, एथेन मतलब कार्बन की संख्या 2 होती, एथेन की संख्या क्या होती है? 2 होती। तो इस हिसाब से लगा दिए, कार्बन की संख्या 2 है, ये होगा एथेनोइक अम्ल का सही सूत्र क्या होगा? CH3COOH। ठीक है, ठीक है, लगता है टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, थक चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा होता है, तो एथेनोइक अम्ल का स्वाद, अम्ल है तो अम्ल तो है तो खट्टा होगा। बिल्कुल अम्ल है, मतलब पढ़े कैसा अम्ल है? विक एसिड है, विक एसिड। एथेनोइक अम्ल तो लाल करेगा ही, लाल कर देगा। एथेनॉल को क्या कहते हैं? एथेनॉल को लोग अल्कोहल, अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ बोलते हैं ना, शराब। उच्च वसा को हम लोग कहते हैं भैया साबुन, सौंफ, साबुन। उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन। साबुन कठोर के साथ जाग नहीं देगा, डिटर्जेंट लाओ तब जाग मिलेगा।
ये चीज आ गई। यहाँ देखिए लंबी श्रृंखला वाले, यहाँ होना चाहिए, लगता है मिस्टेक हो गया। लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल को सल्फोनिक अम्ल को क्या कहते हैं? सवाल इसका हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग अपमार्जक कहते हैं। तो अपमार्जक क्या होता है? लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल को अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक। नेक्स्ट आ जाओ। मार्जक का प्रयोग दोनों में काम जाएगा। कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करता है। साबुन का निर्माण होता है सैफोनिफिकेशन नाम से, क्लियर है? जिसे सॉफ्ट नाम आ गया तो पड़ गया नाम इसका। चलिए समाप्त हुआ। तो आशा करेंगे आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, कुछ लोग लाइव भी हैं। ठीक है, तो एक रिवीजन के पर्पज से यह वीडियो तैयार किया गया था। इससे पहले फिजिक्स का भी रेडी किया गया है, केमिस्ट्री भी रेडी किया गया है। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखें, समझें। ठीक है, फिजिक्स का वीडियो भी अपलोड हो चुका होगा, बायो का भी अपलोड हो चुका है, तो उसको अच्छे से वीडियो को देखिए। एमसीक्यू एक रिवीजन के रूप में कर दिए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, धन्यवाद, जोहार, जय हिंद। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू।